ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने एपी पढ़ा था, एपी में क्या होता था कि जो नेक्स्ट टर्म हम लेते थे वो लास्ट टर्म में, प्रीवियस टर्म में एक कॉमन डिफरेंस में कांस्टेंट टर्म ऐड करके हमको लेना था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना है, कॉमन रेशियो होता है उसमें, कॉमन डिफरेंस की होता है। रेशियो का मतलब क्या हो गया कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करना है। ठीक है, तो ये आपका होता है कॉमन रेशियो। बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, a geometric progression is a sequence whose first term is non-zero, मतलब पहला टर्म जीरो नहीं होगा। ठीक है, and each of whose succeeding term is r times the preceding term, where r is some fixed non-zero number known as a common ratio of the g। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा है आपके पास 1 3 9 27। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखो कि क्या कॉमन है, जैसे अगर हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस अलग अलग है। 3 - 1 कर रहे हैं 2 आ रहा है, 9 - 3 कर रहे हैं 6 आ रहा है, तो ये 7 - 9 करेंगे तो कुछ और आएगा, राइट। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 3 डिवाइड बाय 1 3 आएगा, 9 डिवाइड बाय 3 3 आएगा, 27 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करना है, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करना है, इन सबका जो रेशियो आएगा वो सेम आना चाहिए। इन सबका रेशियो जो आएगा वो सेम आना चाहिए। जैसे ठीक है, ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब जैसे अगर कोई सीक्वेंस हमको लिखना होगा, सपोज 1 x स्क्वायर x क्यूब, है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये भी क्या है बेटा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे, आप सारे टर्म्स को डिवाइड करिए, कॉमन रेशियो क्या आएगा आपके पास, x आएगा। तो एक जनरल मेथड हमको पता चल गया कि जनरली जो भी हम जीपी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पहला टर्म क्या है, a हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज a, जैसे एपी में भी था a, फिर AR, देन AR स्क्वायर, AR क्यूब, अप टू इसका nth टर्म क्या होगा, AR n-1। कैसे, पहले पे जीरो था ना, जीरो से शुरू कर रहे हैं इसलिए लास्ट होगा n-1, ये nth टर्म होता है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसीलिए अगर आपको सेकेंड टर्म लिखना होगा A2, वो क्या होगा AR, A3 लिखना है AR स्क्वायर, मतलब जितना टर्म होगा R पे उतनी कम, एक कम पावर होगी, उससे एक कम पावर होगी। ठीक है, ये चीज रखना है। अच्छा, ये हो गया। तो ये कॉमन रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। अब चाहे टी से डिनोट करें, चाहे ए से डिनोट करें, चाहे जेड से डिनोट करें, ये सारे टर्म्स को डिनोट करने के तरीके, अब वो चाहे टी एन लिखे, चाहे ए एन लिखे, चाहे लास्ट टर्म लिखे, सब एक तरीके से सेम चीज़ होती है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है इसमें। तो इसीलिए देखिए इसमें जो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू AR n-1, वेयर n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान में रखना है हमको। सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास कॉमन रेशियो r है और फर्स्ट टर्म a है और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो अगर आपको सम करना हो किसी भी जीपी का तो सबको आपने सम करके लिख लिया। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, सेम जीपी को हमने लिखा, लेकिन पहले हमने इक्वेशन 1 में r का मल्टीप्लाई किया और एक टर्म आगे बढ़ा करके लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक टर्म हमने एक टर्म आगे बढ़ा के लिखा। तो जब हम एक टर्म आगे बढ़ा के लिखेंगे और r से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, AR की पावर n बचेगा। भाई r से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, AR, ये बन जाएगा AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR पावर 4 एंड लास्ट क्या बन जाएगा, AR रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ये देखो यहाँ तक पूरा बन गया। सेम एक्सप्रेशन को हमने नीचे लिखा और एक टर्म आगे बढ़ा करके लिख दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ दिखना स्टार्ट कर दीजिए कि कभी भी अगर आपको इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ भी करना होगा और जब आप दूसरी में लिखोगे तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक टर्म आगे बढ़ा के करना पड़ेगा, खासकर जीपी में। अभी जब हम AGP पढ़ेंगे तो उसका यही मेथड होगा करने का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देखो यहाँ से तो a बचेगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ये भी कैंसिल आउट और लास्ट में क्या बच जाएगा, AR की पावर n। ठीक है, तो SN माइनस SNR, तो SN कॉमन आ गया, 1 माइनस R बचा और यहां से क्या बच रहा है, A 1 माइनस
r रेज टू द पावर n। भाई a यहां पे भी है, a यहां पे भी है, a कॉमन आ गया और ये r आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है, Sn का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला ये भी ठीक है जो आपके पास, और Sn इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस अपॉन r माइनस 1, ये भी ठीक है। चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? भाई दोनों में माइनस वन कॉमन ले लो। जब माइनस वन आप कॉमन ले लोगे तो वही तो फॉर्मूला बचेगा ना। तो दोनों में चीजें सेम है, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो। ऐसे निकालोगे ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव आएगा। अगर r 1 से छोटा है तो इधर भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला देखिए, कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा है, कुछ बुक इस तरह से लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब r आपका 1 से छोटा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, जब आपका 1 से बड़ा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो मैं कहता हूं आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे r जैसा भी हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, कुछ जगह पे ये दे रखा है, हमने स्कूल में ये पढ़ा है, हमने कोचिंग में ये पढ़ा, तो हम कौन सा लगाएं। चाहे आप स्कूल में कोचिंग में कोई सा फॉर्मूला लगाओगे, आंसर सेम आएगा और हर जगह सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत nth टर्म arn माइनस 1, सम ऑफ n टर्म्स arn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक। अब बात आती है इनफाइनाइट जीपी की। अभी तो हमको पता था कि ये जीपी n टर्म्स तक लिखी है, लेकिन अब अगर ये जीपी आपकी इनफाइनाइट टर्म तक लिखी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इनफाइनाइट टर्म जीपी फाइंड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमको क्या चेक करनी होती है कि जो आपका कॉमन रेशियो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, है ना। -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब ये इनफाइनाइट जीपी लगेगी। और दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, है ना। तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है और फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r। ये अभी बहुत छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है आगे बहुत सी चीजें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी में r कैसा होगा? -1 से 1 के बीच में होगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस r। इसमें 1 माइनस r ही रहेगा, इसमें आप r माइनस 1 नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें r माइनस 1 नहीं करना है, 1 माइनस r ही रखना है, क्योंकि r क्या होगा? 1 से छोटा ही तो होगा ना, 1 से छोटा ही होगा, तो इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव आना चाहिए। सम निकालेंगे तो सम पॉजिटिव ही आना चाहिए। और दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? फॉर्मूले क्लियर है? तो जीपी में 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसका मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए जीपी में कह रहा है tn निकालो, तो tn का फॉर्मूला क्या है? n माइनस 1, ठीक है। tn इज 1 एंड r इज -4, है ना। देखो -4 16 -64, तो डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? -4 आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? -4 एंड n माइनस 1, तो -4 n माइनस 1 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से पुट करना। अब इसमें आपसे 4th टर्म पूछ ले, 5th टर्म पूछ ले, 6th टर्म पूछ ले, 10th टर्म पूछ ले, 100 टर्म पूछ ले, बस आपको n की जगह पे पुट कर देना है, आपका वो टर्म निकल के आ जाएगा। क्लियर है सभी को? पीछे शिखर क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। हर बार जेई में सीक्वेंस सीरीज से 2024 में ही मैं बता रहा हूँ, 2024 में आई थिंक 4 या 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। मतलब कितनी बार एग्जाम हुआ होगा? 12 बार एग्जाम हुआ होगा, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं। तो 12 एग्जाम में से सीक्वेंस सीरीज के 18 थे, तो इसका वेटेज काफी ज्यादा है। ये सब चीजें पता होनी है और इसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा। यही सारी चीजों पे, ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे एजीपी नहीं समझ में आएगी, स्पेशल सीरीज नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। तो कोई भी किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये अगर निकल गया फिर आगे करना बहुत मुश्किल रहेगा हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। ये समझ लीजिए कैसे करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, ठीक है। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अब हमको कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए आपके पास क्या दे रखा है? 1।
sum of third and fifth term. So third term is, fifth term is, and it is equal to, ठीक है। तो यहां से आप तो आर स्क्वायर प्लस 90, ठीक है। अब यहां से अगर आप r कॉमन लोगे, हाँ आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर, तो आप इसको r रेज टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। हमने अब r स्क्वायर को x ले लिया, ठीक है। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जल्दी से x की वैल्यू बताइए, जल्दी से फाइंड करिए। हाँ, दो वैल्यूज x की क्या आ रही है, 10 और ये आ रही है माइनस 90, हाँ ठीक है, यही आ रही है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ये x सही आ रही है कि नहीं आ रही है, वही मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी से बताओ सही क्या है। हाँ, ये -10 और ये हो जाएगा, तो ये -10 क्यों आएगी, क्योंकि ये प्लस x है ना, प्लस x है, ठीक है, ठीक। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखो आर स्क्वायर हमने x ले रखा है। अब देखो यहीं पे ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चे क्या करेंगे ना कि r की वैल्यू भाई 10 होगी, हमने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले x तो हमें ये रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर क्या था, x, तो ये दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, लेकिन r यहाँ पे कर चुके हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऑलवेज इक्वल टू और 0 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, सही है। आगे ना समझ में ये देखो, जब हम लोग एपी के क्वेश्चंस करते थे उसमें दो इक्वेशंस बनती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे, माइनस करते थे कि नहीं करते थे। इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें ए को एलिमिनेट करने के लिए हमको दो इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ए स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा और कभी कभी ए के टर्म में आ जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए जो ए के टर्म में आ रहा है दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा उसी तरह, चलो ये वाला ट्राई करो पहले आप लोग, ये वाला क्वेश्चन जल्दी। शिखर तुम्हारा आंसर आना चाहिए इस बार, हाँ तो पीछे बैठते हो तुम एकदम। देखो A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, चाहे A लिखा हो चाहे A1 लिखा हो। A1 इज फर्स्ट टर्म, A2 इज सेकेंड टर्म एंड A8 इज n raised to the power 52. Then find the value of n. कितना आ रहा है, बढ़िया। जल्दी से गर्ल्स आप लोग भी करो, काव्या, समृद्धि, पेन चलाने से आएगा, देखने से नहीं है। हाँ वो स्टेप 9th में एक्सपोनेंट अच्छे से नहीं पढ़ा तुमने, लग रहा है पढ़ा है, हाँ 4। जब बहुत देर तक आंसर ना है तो आंसर सुन के कह दो सर 4 आ रहा है क्या। अच्छा ठीक, बढ़िया, जस्ट किडिंग। वेदांत करो बेटा जल्दी से। ये अक्षत और वेदांत तुमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसका पिछले क्लास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम ही वो जीपी पढ़ रहे हैं, और ICSE बोर्ड आप लोग हो तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा इसको,
अंकित थोड़ा बेटा हुआ नहीं, सो हुआ नहीं उसका। देखिए ध्यान से सभी लोग, यहां पे कह रहा है कि a1 इज n रेज़ टू द पावर, कह सकते हैं, सॉरी उसमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, n, एंड a2 इज n रेज़ टू द पावर n, मतलब ar क्या हो और a8, इट मींस ar7 इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर, ठीक है। अगर हमको n फाइंड करना, देखो a की वैल्यू ऑलरेडी n के टर्म में है, a की वैल्यू ऑलरेडी n के टर्म में है, अगर हम r की वैल्यू n के टर्म में निकाल दें तो जब बेसिस दोनों तरफ सेम होते हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। ये 9th क्लास में आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर a रेज़ टू द पावर m है और a रेज़ टू द पावर n है तो m इज इक्वल टू n होता था कि नहीं होता था, बोलिए। तो अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्यों डिवाइड करें, क्योंकि कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करना पड़ता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, n रेज़ टू द पावर n अपॉन n रेज़ टू द पावर -4। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n प्लस 4, ठीक है। डिवाइड में पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में था, फिर एक और माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n प्लस 4 हो जाएगी। अब यहां पे हम ये पुट कर दें तो ये देखिए a की वैल्यू क्या थी, n रेज़ टू द पावर -4 इंटू n रेज़ टू द पावर n प्लस 4, और बाहर बेटा देखो होल पावर 7, ठीक है, इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर 52। तो n रेज़ टू द पावर -4 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया, 7n प्लस 28 इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर 52। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, n 7n प्लस 24 इज इक्वल टू 52। अब देखो ये बेसिस सेम हो गए दोनों, अब पावर्स को इक्वेट कर लीजिए आप, तो यहां से 7n प्लस 24 इज इक्वल टू 52। सिंप्लीफाई n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये चीज किसको नहीं समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई, वेदित कहां से नहीं आया, किसको नहीं आया जल्दी बताओ, आ गया आप लोगों को, इधर बेटा अर्पिता है ना, आ गया आपको बेटा, सबको आ गया ना, सबको क्लियर है, सभी का आंसर आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब धीरे धीरे क्वेश्चन, चलो ये वाला करो जल्दी से। पहले मैं आपको इस ये क्वेश्चन आप ही लोग को करना है, लेकिन ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं। प्रॉपर्टी कि अगर एपी में होते थे तो प्रॉपर्टी क्या थी, 2p इज इक्वल टू a प्लस सी। लेकिन अगर a b c ये जीपी में है तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए कॉमन रेशियो है ना, c अपॉन a इज इक्वल टू सी अपॉन बी है ना। अगर जीपी की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू ए सी। बस ये प्रॉपर्टी लगा के जल्दी से फाइंड करिए, नोट में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर जगह काम आएगी, ये नोट में करके लिख लीजिए। सेकेंड क्लास टीएसएल सर किया,
क्या 18? अरे यार ए पी फाइंड करनी है, सॉरी जीपी फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट करनी है। कितना आ रहा है? नहीं भाई, पहला x है, फिर 2x + 2 है, देन 3x + 3 है। क्वाड्रेटिक सॉल्व, क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर नहीं बेटा, नहीं 13.5 आपने क्या निकाला बेटा? आंसर तो 3 जी, वो सीरीज आएगी ना। अच्छा फोर्थ टर्म कितना आया? फोर्थ टर्म 27/2। हाँ ठीक है, करेक्ट, 27/2 इज राइट आंसर, सही है। अच्छा मुझे लगा जीपी फाइंड करनी है, सॉरी। हाँ माइनस नहीं होगा बेटा। आपका वो कितना आया? एक्स की वैल्यू कितनी आई है? -4 आई है। तो फर्स्ट टर्म हो गया -4, देन -6, देन -9, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज -4 एंड कॉमन रेशियो कितना है? 3/2। हाँ ठीक है, -27/2 आएगा, -27/2 आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और कॉमन रेशियो पॉजिटिव है और पावर भी ऑड लग रही है उस पर। सबका हो गया? देखो भाई, जिसका नहीं हुआ ध्यान से देख लो। फोर्थ टर्म निकालना है, सभी लोग ध्यान से देखिए। फोर्थ टर्म निकालने का मतलब क्या हो गया? A4 = AR3। अब हमको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन रेशियो निकालना है। ये 3 हमारे जीपी के टर्म्स हैं। अगर ये 3 जीपी में है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? 2x + 2 होल स्क्वायर = x × 3x + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये वाले फॉर्मूले से। तो इसको आपने एक्सपैंड किया, कितना आ गया? 4x² + 4 प्लस 2 2 4 2 8x = 3x² + 3x, ठीक है। इक्वेशन क्या बन रही थी? x² + 5x + 4 = 0। ये इक्वेशन आपके पास बन के आ गई। x की 2 वैल्यू क्या निकल के आ रही थी? -4 एंड -1, ठीक है। अब ये दोनों ही वैल्यू चेक करके देखना है कि जीपी क्या बन रही है, और अगर दोनों में सही जीपी बन रही होगी तो दोनों ही हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले -4 पुट किया तो पहला टर्म हो गया -4, दूसरा टर्म क्या हो गया? 2 × -4 is -8, -8 + 2 is -6 एंड देन -9। ये 3 टर्म हो गए, ठीक है। अब हमने पुट किया -1, तो पहला टर्म कितना हो गया? -1, दूसरा टर्म क्या हो गया? 0 एंड तीसरा टर्म भी क्या हो गया? 0। तो जब आप इधर देखोगे तो कॉमन रेशियो 0/0 आ रहा है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये वाली जीपी नहीं रहेगी, इसलिए माइनस रिजेक्ट करके -4 ही लेना है। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना आ गया? कॉमन रेशियो कितना आ गया? बस इसमें पुट कर दीजिए। जब इसमें आप पुट करोगे तो -27/2 आंसर आ रहा है। अब ये किसका नहीं हुआ? सभी का हो गया। भाई सभी का होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस, ये आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो मतलब बेसिक चीज़ें ही चल रही हैं। हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं? ए भाई तुम इतने पीछे कैसे बैठे? देर में आए थे क्या? तब भी पीछे? आगे जगह खाली, इधर उधर बैठना चाहिए। ये पीछे जो बैठ रहे हो ना, मैं यहाँ पे एक और लगवाऊंगा बेंच यहाँ पे, एक इधर आगे बढ़वा देंगे कि ये पीछे वालों को सबको आगे बैठाएंगे। चलो अब बता रहा है विच टर्म ऑफ जीपी इज 1/128। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलिए फाइंड करिए जल्दी से।
हाँ 9 इज द राइट आंसर। आरुष आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है सारी चीजें? सात्विक क्लियर हो रहा है ना? अर्चित, सागर क्लियर हो रहा है ना बेटा? ये आंसर आया विदित? आयन की वैल्यू कब आएगी? सुमित तुम्हारा आ गया? ठीक है। देखिए बेटा जीपी दे रखा है आपको, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। जीपी दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है इसका? कॉमन रेशियो कितना है? सबको कॉमन रेशियो निकालना है ना, फ्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, तो फ्रैक्शन का कॉमन रेशियो एक प्रॉपर्टी याद रखना, तो हमेशा निकाल लोगे। जैसे अगर लिखा है a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, तो ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा, और भी छोटी क्लास में 6 में पढ़ा होगा कि जब a अपॉन बी होता है फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? तो बस अब जैसे कभी भी अगर आपको निकालने में दिक्कत हो तो 1/2 डिवाइड बाई 1/4, तो ऐसे अलग से डिवाइड करके लिख लो, मल्टीप्लाई लगा के रेसिप्रोकल कर दो, तो एक आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल में आ रहा है। अभी ये तो छोटे छोटे डिजिट्स हैं, लेकिन जब आगे करोगे ना तो आगे आपको अलग ऐसे डिजिट्स दिए होंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार इसमें जीपी लग रहा है। फिर जब आप कॉमन रेशियो फाइंड करोगे ना 2-3 नंबर्स का, तब पता चलेगा कि हाँ ये एग्जैक्टली में जीपी है। और यहाँ पे टीएन दे रखा है कितना? 1/1, तो 1/128 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये 2 के बेस पे है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर कितने पे होता है ये? अरे 128 है, तो 2 की पावर -7 हो गया इधर, और इधर कितना आ जाएगा? अरे 2 इंटू 2 की पावर 1 - n हो गया, माइनस ले लिया ना ऊपर, तो 2 की पावर -7, एंड यहाँ पे जब ये ऐड होगा 2 की पावर 2 - n, तो यहाँ से क्या होएगा? -7 इज इक्वल टू 2 - n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन करिए। ये IIT 2000 क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे और भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। चलिए भाई सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। जो दी रहती है ना, इनका बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, वरना तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। सबसे पहले कि जो ABC इन AP एंड A² B² एंड C² B इन GP, ठीक है, एंड a + c is 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले अगर a b c हमारे पास AP में है तो हम 2b इज इक्वल टू a सकते हैं। ठीक है, अब हमारे a + b + c एंड इक्वल टू 3/2, और 2a + c पे 2b पुट कर देंगे तो 2b + b इज इक्वल टू 3/2, 3b इज इक्वल टू 3/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2। ठीक बात है। अब आपके पास दे रखा है ये जीपी में है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? जीपी में है तो b raised to the power 4, b raised to the power 4 इज इक्वल टू a² एंड c²। ठीक है, तो b raised to the power 4 कितना आ जाएगा? 1/16। वेरी गुड। 1/16 इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर, एंड AC इज इक्वल टू ± एक वैल्यू यहां से आ गई। ठीक, अब A की वैल्यू 1/4 आ गई आपके पास। यहां पे देखिए जो B दे रहा है, यहां पे B की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो जब यहां पे आप B की वैल्यू पुट कर दोगे तो A + 1/2 प्लस B एंड इट इज इक्वल टू 3/2, सॉरी C नॉट B। ठीक है ना, हमने इक्वेशन में पुट, तो यहां से एक रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? A + C इज इक्वल टू 3/2 - 1/2 इज, अब 1 कैसे होगा?
3 ठीक। अब a की वैल्यू c के टर्म में निकाल लें या c की वैल्यू a के टर्म में निकाल लें, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस a। ठीक, अब इसको यहां पे रख देना है। अब आप यहां पे रखो, यहां पे क्या आ जाएगा, a 1 माइनस a एंड इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 है, तो पहले हम प्लस 4 ले लेते हैं, पहले प्लस 4 ले लेते हैं। तो यहां से इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, a माइनस ए स्क्वायर, या एक मिनट, 4a माइनस 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 4a, हाँ माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसको नहीं समझ में आया, यहां तक किसको नहीं समझ में आया, जल्दी बताइए। सबको आ रहा है समझ में? अरे भाई शर्माओ नहीं, किसी को नहीं आ रहा है पूछो, आ रहा है ना सबको। a की वैल्यू कितनी है यहां से, देखो मैं क्वाड्रेटिक कोई नहीं सॉल्व कर रहा, ये सब 10th क्लास की क्वाड्रेटिक है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी, अब कंडीशन में दे रखा है कि b की वैल्यू, जो a की वैल्यू है वो b से छोटी होगी, लेकिन ऑलरेडी b हम 1/2 निकाल सकते हैं, a 1/2 नहीं हो सकती, तो यहां पे ये कैंसिल। अब करेंगे माइनस लेके चेक करेंगे, सेम जगह पे माइनस ले लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो जब माइनस लोगे तो हाँ यहां पे जब हमने माइनस ले लिया तो a माइनस ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो यहां से अगेन क्या हो गया, 4a माइनस 4a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हाँ तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, फैक्टर नहीं होगा ना, फैक्टर हो रहा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक में रखिए। चलिए अब यहां पे क्वाड्रेटिक a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस b, 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस अपॉन, एंड a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 32, या 32 को आप लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हो, 4√2 अपॉन 8। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं, ऊपर 4 कॉमन आ रहा है, ऊपर 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 1 प्लस √2 4, क्लियर है। एक a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 प्लस √2/2, और एक वैल्यू आ गई 1/2 माइनस √2/2। अब आप लोग बताइए दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, कौन लोग कह रहे हैं दूसरी है, कौन लोग कह रहे हैं पहली है, दूसरी वाले हाथ उठाएं, पहले वाले हाथ उठाएं। अरे यार ये तुम लोग किसी में नहीं हो क्या समृद्धि, सॉल्व तो हो गया ऑलरेडी। सेकेंड वाली वैल्यू सही होगी, क्यों सही होगी, क्योंकि इसमें दे रखा है कि b इज लेस देन, सॉरी a इज लेस देन b, तो b की वैल्यू देखो पहले हमारे पास आ गया कि 1/2 है, तो इसलिए 1/2 से बड़ा है और ये 1/2 से छोटा है, ये आपका करेक्ट आंसर है और ये रॉन्ग आंसर है। तो ये जो इनइक्वालिटी इस तरह से क्वेश्चन में दी जाती है, कोई भी आपको कंडीशन दी जाती है उस, क्योंकि आप लोगों ने यहां तक निकाला होगा कि भाई आंसर आ गया है ना, और ये आई थिंक इंटीजर टाइप में था, ऑप्शन नहीं थे इसके, तो इस तरह पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन भी होंगे तो ये भी 1/2 भी होगा, ये वाला ऑप्शन भी होगा, ये वाला भी ऑप्शन होगा, सारे ही ऑप्शन होंगे जितने आंसर आपके निकल रहे होंगे। क्या बेटा, इंटीजर टाइप में नहीं, अगर इंटीजर होगा तो डेसिमल में करके लिखना पड़ेगा, और अगर ऑप्शंस में होगा तो ये सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो अब सही रहे हैं, तो अब हमें कंडीशन से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 2014 का क्वेश्चन है, जल्दी से ये वाला करिए आप लोग।
हाँ, अब ये कह रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी। नोट करके लिखिए जल्दी सभी लोग, नोट करिए, नोट, NOT, नोट। इंक्रीजिंग जीपी मींस, इंक्रीजिंग जीपी मींस R is greater than 1, R is greater than 1, ठीक है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब होता है कि R हमेशा 1 से बड़ा होगा। चलिए अब करिए उसको सॉल्व। क्या हो गया? यार जो कंडीशंस बताइए ना एपी और जीपी की, वो कंडीशन लगा करके सॉल्व करो, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हो गया? कहाँ? 2 नहीं आएगा। अदिति आप ऑनलाइन भी हो क्या? अदिति आप ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हो? नहीं नहीं, अदिति आपका नाम क्या है? कि अदिति मौर्य है को क्या कोई क्लास में? हाँ हाँ, अदिति आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। कौन है वैसे? अपनी क्लास की? हाँ, ये अपूर्वा थी एक, अदिति कौन थी? हाँ? हाँ, 2 + √3 इज द राइट आंसर। किसका आया? आपका। चलो बहुत बढ़िया। तुम्हारा कब आया? तो अभी वो सुनने के बाद आया। नहीं, तुमने कुछ और बोला था, तुमने खाली 2 बोला था। चलो अदिति बेटा, समझ में आ रहा है आपको ना? अदिति क्लियर हो रही चीजें? यस सर। चलो ओके, बढ़िया हो गया सबका। बताऊं मैं? चलो देखो, कह रहा 3 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी, फॉर्म एन इंक्रीजिंग, नॉट फ्रॉम हो गई, फॉर्म होगा, उसको सही कर लेते हैं। फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। मतलब क्या है कि अगर ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर और ए आर स्क्वायर ये तीनों क्या है? जीपी में है। अगर मिडिल टर्म हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। मतलब इसको हमने, ये हो गया 2, सॉरी A2 AR, तो ये एपी बना देगा। तो ए कंडीशन क्या होती थी?
दैट इज 2 इंटू 2AR इज इक्वल टू A प्लस, यही तो कंडीशन होती थी ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 4AR एंड इट इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर। तो 4AR A कॉमन ले लिया, 1 प्लस, बस इतना आसान क्वेश्चन था। R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस ये कॉमन रेशियो तो फाइंड करना था ना, तो लो आ गया कॉमन रेशियो। हाँ क्या √2? 2 प्लस √3। चलो मैं कर लेता हूँ, करके बताता हूँ क्या आंसर आता है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, कर लेते हैं। ठीक है, R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1, ये सबकी इक्वेशन बन रही थी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। R इज इक्वल टू माइनस बी, दैट 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर, 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। सो R इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। 12 को फैक्टराइज करिए, कितना आएगा 2√3 अपॉन 2। तो R की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 प्लस माइनस √3। देखिए इंक्रीजिंग जीपी है, R हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो 2 प्लस √3 आंसर होगा, 2 माइनस √3 नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस √3 करोगे तो लेस देन 1 चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू 2 प्लस √3। देखो फ्री का क्वेश्चन में 2014 का 4 नंबर फ्री के मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आ गया ना सबको समझ में, सभी को आ गया, नोट डाउन कर लिया सभी ने। चलो ये वाला करो। इफ a raised to the power x by is equal to cz and x y z are in gp, then prove that log a log b log c in gp। देखो कभी भी इस तरीके का दिया जाए क्वेश्चन जहां पे सारी चीज इक्वल हो, तो उसको हमेशा k के इक्वल करके कर लो, है ना, k के इक्वल करके सॉल्व कर लो। चलो हिंट दे दिया, आप क्वेश्चन करो आप इसके आगे। हो गया यार, इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग क्वेश्चन करने में। यार वो शिखर, तुम्हारा मैंने शिखर ना, क्यों आंसर नहीं आ रहा है आज तुम्हारे? ये तुम दोनों से लड़ाई हो गई क्या उसकी? तो अलग अलग ऐसे, पहले तो तीनों 3 इडियट साथ में आते थे, अब अलग अलग। तुमने कुछ कहा है क्या? हाँ, नहीं तुमने कुछ कहा है क्या? क्या फ़ायदा? आज एक सुबह एक लड़का यही बोल रहा था, क्या फ़ायदा, आयुष सर ने खूब धोया उसको। पहले आयुष सर ने धोया, फिर मैंने धोया। नहीं है, हो गया, बढ़िया।
पीछे और किसी का? चलो भाई देखो कैसे करेंगे सभी लोग। इसमें कह रहा है इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू c रेज टू द पावर z। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उसको k के टर्म में करके लिख लो, ठीक है। तो यहां से आ गया ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz इज इक्वल टू k, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया? a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू k आ गया। अब कंडीशन दे रखी z GP में है, तो मतलब आपको x और y और z की वैल्यू निकालनी है, और x y z को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तभी तो x बाहर आएगा ना। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो यहां से क्या आ जाएगा? x log a इज इक्वल टू log k, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? log k अपॉन log a। अब यही चीज y के साथ करेंगे, तो बी वाई इज इक्वल टू के, तो यहां से आ जाएगा y log b इज इक्वल टू के एंड y इज इक्वल टू log k अपॉन, ठीक है। अब यही चीज करेंगे सी जेड इज इक्वल टू के, तो z log c इज इक्वल टू log k और z क्या आ गई? ठीक है। अब ये कह रहा है x y z तीनों जीपी में है, तो तीनों जीपी में है तो हम यहां से क्या लिख सकते भाई? y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड लिख सकते हैं, बोलिए। तो यहां से y की वैल्यू कितनी है? log k अपॉन log b होल स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? log k अपॉन log a log k अपॉन log a, और z की वैल्यू कितनी है? log k अपॉन ठीक है। देखो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बचेगा? 1 बाई लॉग बी का होल स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा? लॉग बी होल स्क्वायर इज लॉग ए इंटू लॉग सी। भाई यही तो जीपी की कंडीशन होती है। अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी जीपी में होंगे तो लॉग बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए इंटू लॉग सी होगा कि नहीं होगा? तो वही कंडीशन ऑटोमेटिकली आ गई। इट मींस लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन जीपी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए, सबको क्लियर हो गया? सभी को पीछे अब ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ जीपी। ध्यान से समझिए, A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 दे रखे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स। बात समझ आ रही है? चलिए इसी तरह इसको करना है। मैंने हिंट दे दिया, आंसर फाइंड करिए जल्दी से आप ही लोग। कितना आ रहा है? अरे ऊपर यार 6 टर्म है, वो तो मैंने ऐसे ही बताया। ये नोट में करके लिख लो इसको ना, ये सारे पॉइंट्स हैं नोट में काम आएंगे। हाँ ईशान, हाँ बेटा मैंने बुलाया था, मैं अभी क्लास में हूँ और मैं कल मैं आऊँगा, वहीं डबल होगा, मैं बात करूँगा आगे, ठीक है? हाँ यार वो बिल्कुल नीचे आ गए हम लोग यार, हमेशा ऊपर रहते थे एकदम।
हाँ लेकिन अब सही जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अब हमें यार JNV में तो 275 नंबर ला रहे हैं बच्चे। हाँ ठीक है, वही सौरभ सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनको भी, तुमको भी पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। सौरभ सर ही तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनको, और तुमको भी पढ़ा रहे हैं। 95 100 तक 98 तक नंबर ला रहे हैं वो लोग, है ना। तो देखो यार, उस पर ध्यान दो ना, हम लोग पीछे जा रहे हैं इस वजह से। ठीक है ठीक है। हाँ हो गया सभी का। भाई देख लो कैसे करेंगे, तुम लोग को एक एक चीज़ बतानी पड़ती। कह रहा है कि 6 टर्म हैं, 6 टर्म है, तो उनका अगर हम प्रोडक्ट लिखें A1 इंटू A2 इंटू A3 A4 A5 एंड A6, ठीक है। कह रहा है A3 इंटू A4 कितना है बेटा, 4 है। तो इसका मतलब है A2 इंटू A5 भी क्या होगा, 4 होगा, और A1 इंटू A6 भी क्या होगा, 4 होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। 64 इज द आंसर। क्लियर सभी को? क्लियर है? चलो इसमें लगाओ दिमाग। नहीं नहीं, चलिए एक नोट करके लिखिए, फिर आंसर निकालिए। नोट लिखिए सभी लोग। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, लिख लिया। सो द मिडिल टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ऑलराइट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड सो ऑन, सेकेंड लास्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, हाँ 32 इज द राइट आंसर। नो 32 आई थिंक, हाँ 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए सभी लोग, 5 टर्म्स A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5। भाई जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन थे तो 2 मिडिल टर्म होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट, फिर उसके बाद का प्रोडक्ट, उसके बाद का प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड है, मतलब ये तुम्हारे पास 2 दे रखा है, तो इसका मतलब है जो A1 और A5 का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, 4 होगा। मिडिल टर्म का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म भी क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह चलता चला जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बीच वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर उनके बाद का मल्टीप्लिकेशन, फिर उनके बाद का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। हो गया, सबको समझ में आ गया ये? चलिए अब सम पे आते, सम फाइंड करिए इसका जल्दी से सभी लोग। सीरीज का सम फाइंड करना है आपको। ये n-1 है यार, nth टर्म लिखा ना, 2n-1। कितना आएगा,
क्या हो गया, n के टर्म में ही आएगा, क्या इसमें इतना सोचना। देखो भाई सभी लोग, एस एन का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर ऊपर 1 माइनस आर की पावर एन लिया है तो नीचे भी 1 माइनस आर होगा, ये नहीं कि ऊपर 1 माइनस आर की पावर एन ले लिया नीचे आर माइनस 1 ले लिया, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा दिमाग लगेगा, इसमें दिमाग क्या लगेगा, बेसिक अलजेब्रा अगर स्ट्रॉन्ग है। 2 की पावर n है, 2 की पावर n है कि नहीं, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन में 2 माइनस 1 इज, इसको सॉल्व कर लेना है। अभी देखो डिवाइड आ गया, डिवाइड यहाँ लगेगा, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, फाइनल आंसर बताइए n के टर्म में। 2 की पावर n ऊपर माइनस 1 अपॉन, अरे अपॉन कहाँ गया हाँ बेटा, देखो 2 की पावर n माइनस 1, ये तो आंसर में रहेगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 2 जा रहा है। देखो कौन जा रहा है मल्टीप्लाई में, देखो सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, क्या दिक्कत है। अरे यार तुम लोग इतना भी नहीं करोगे। बस बिल्कुल सही आंसर है, सुविक का आंसर बिल्कुल सही है। 2n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये आंसर आ रहा है। आ गया आपका अली, आया, इसको सॉल्व करो ना। सुविक यही आ रहा था, ये एक्सप्रेशन आ रहा था, सॉल्व करो। 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। अब हाँ ये 2 को कहाँ इंटू कर दें, वो 1/2 है ना, उसको ऊपर ले जाइए, इसको और सर ऊपर वाले का एलसीएम मान लीजिए। हाँ ठीक है, वैसे भी कर लो, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, यही तो है ना डिवाइड बाई, ये तो कोई डिवाइड में आ रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसको सॉल्व कर लो, वही आएगा। अब मैं एक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बैठ के घर जाके आराम से सॉल्व करना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अरे आ गया कि आगे बढ़े, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेसिक चीज़ है यार, कर लेना आराम से इसको सॉल्व करके। देखो n के फॉर्म में कभी नहीं पूछेंगे, n के फॉर्म में कभी नहीं पूछेंगे, ये तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा टर्म पूछेगा। तो अब यहाँ पे जो n आ रहा है, फिर ये हम लोग सॉल्व करना, इतना ये तीन झाम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम पावर पुट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो इसका फाइंड करो। पहले ये वाला देना चाहिए था, हमने गलती कर दी, पहले वाला फ्रैक्शन वाला दे दिया, सब चक्कर आ गए। चलो इसका सब निकालो जल्दी से। किसका नहीं, क्या बताया सर आपने? हाँ वो बीच में ना जो बता रहे थे, कैलकुलेशन जो थे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, n+1 आएगा, ये -2 आएगा, और अपॉन में 2 की पावर n रहेगा। फिर जब अलग अलग करेंगे ना दोनों को, फाइनल आंसर निकालने के लिए, फिर अलग अलग करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तब आएगा 2 की पावर n-1, ये एज इट इज रहेगा। भाई ऐसे देख लो कि ये 2 को यहाँ पे लिखा है ना, ये 2, अब ये इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 की पावर 1 माइनस n आ रहा है, तो नीचे ले जाएंगे तो 2 की पावर n-1 आएगा, ऐसे देख लो ना। ठीक, चलो जल्दी से ये वाला फाइंड करो, 2 की पावर, ठीक है, फाइंड करते रहना घर पे। चलो अगला ये फाइंड करो 10 तम तक।
1 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये ठीक है। हाँ यही होगा। और हाँ क्या, अरे बेटा फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक एक्सपेंशन आप लोग लिख लो, जल्दी से लिखो, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एक्स रेज टू द पावर n और बाहर से -1 है, मतलब -1 कर रहे हो उसमें, ये x रेज टू द पावर n -1 का एक्सपेंशन। अभी बाइनोमियल पढ़ाएंगे तो उसमें ही बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसका यूज आएगा तो देख लो। ठीक है, x -1 ब्रैकेट में, x -1 ये इसका एक्सपेंशन होता है, x -1 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट चालू हो जाएगा, x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 प्लस x की पावर n-3 अप टू लास्ट में जाते थे x + 1 तक। ठीक है, ये होता है, इसका प्रूफ हम अगले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, चलो इसका अगर सम फाइंड करना होगा तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, r की वैल्यू कितनी आ रही है x आ रही है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब वो एक्सपेंशन अगर आप लगाओगे ना तो ये कट जाएगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, चलो आ गया ना सबको समझ में, ये तो सम निकालेंगे कैसे ही वो बता रहे हैं। अब ये निकालिए, चलिए 1 + 4 + 64 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, सम दे रखा है 5461 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हो गया, आ गया कितना, 7 आ रही ठीक है आ गया है। अरे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो फिर फायदा ही क्या, तो आसान बोर्ड वाले क्वेश्चन है। क्या फायदा है तो टैगलाइन होगी बढ़िया एकदम, क्या फायदा है। चलो हो गया आप लोग का सक्षम, हो गया सबका, पीछे इधर हो गया बेटा। हो गया, चलो बता देते हैं कैसे होगा। पहले आपको एस एन की वैल्यू दे रखी है 5461, ए की वैल्यू दे रखी है 1, कॉमन रेशियो दे रखा है 4। ठीक है, तो यहां से एस एन 5461 इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस 4 रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 4। ऐसे ही किया, ये इसमें 4 इधर कर लेते हैं, वो आसान हो जाएगा करना। हाँ ठीक है, अब 4 ये 3 को मल्टीप्लाई किया, इधर 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था 16383 और प्लस 1। अब देखो 1 की कितनी पावर है, 1 का भौकाल देखो, यहाँ पे अगर 1 ना आता तो कैसे n की वैल्यू निकालते ऑड में, 1 जोड़ने के बाद वो 4 के मल्टीपल में ब्रेक हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया। चलो अगला आ गया, सभी को समझ में आ गया। चलो ये होमवर्क में करके आओ HW में। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखा है और आपको SN फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म और nth टर्म से आप कॉमन रेशियो फाइंड कर लोगे, SN आ जाएगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई में भी आ चुका है और ये आपके स्कूल में तो हर बार आएगा। 8%। क्या बेटा? NCERT में 8%। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, 5 हो सकता है, ये देखो इस तरह से भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये जेई में स्ट्रेट क्वेश्चन आया था इस तरह का। तो कैसे करेंगे इसको, कुछ आइडिया है? हाँ, वो बहुत ही आसान मेथड है। देखो पहले एस एन आपको दे रखा है 5 + 55 प्लस, ठीक है। अब देखो ये जीपी एपी तो कुछ बन नहीं रहा है, तो पहले क्या किया आपने, 5 कॉमन ले लिया। कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 5/9 और यहां से क्या जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ 5/9 तो ये हो जाएगा 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 एन टर्म्स, ठीक है। देखो ये -1 -1 -1 कहां तक है, एंड तक, तो -n हो जाएगा। फिर ये आ गया 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, तो यहां से बन जाएगा SN = 5/9। हमने 10 वाले सारे टर्म को एक पास ले लिया, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स, ठीक है। और -n, -n कैसे आया, क्योंकि जो 1 है वो n टर्म्स है, n टाइम्स है, तो हमने -n लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां जीपी नहीं लगा सकते क्या, n टर्म्स तक लगा के फाइंड कर लेंगे इसमें। बस पहले तरीका क्या है, जो भी नंबर दे रखा है उसको कॉमन ले लो, फिर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, क्योंकि खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, और ये आपका एक जीबी बन जाएगा और ये n टर्म्स करके आप फाइंड कर सकते हो आराम से, ठीक है। घर जाके बढ़िया से n टर्म इसका निकालना सजा के एकदम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में, और ये अगले टर्म पे सारे क्वेश्चन चेक होंगे कि सबके प्रॉपर n टर्म निकले हैं कि नहीं निकले हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में करते हैं। इनफाइनाइट जीपी नहीं स्टार्ट हुई ना अभी, हाँ अगले में स्टार्ट करते हैं। हो गया, अरे जनरल एन के टर्म में निकलेगा यार ये, और भी देख लो ध्यान से। देखो यहाँ पे दे रखा है a + b, a² + 2b, a³ + 3b। तो हम अगर ये देखें तो ये a, जितने भी a हैं ये क्या है, ये सारे gp में है, और ये जो b, 2b, 3b ये सारे क्या है, ap में है, ठीक है। तो ये अलग अलग करके लिख ले, a² a³ अप टू n टर्म्स, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो प्लस b, 2b, 3b, तो यहां पे सम ऑफ n टर्म्स लगा दीजिए, तो आएगा a r⁻n अपॉन r-1 प्लस n/2 2b
प्लस n-1 इंटू DSP। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके लिख लेना अपना आराम से। यही है बस बताने का इसका पर्पज़ ये है कि अगर कभी भी आपको इस तरह की सीरीज दिखती है तो उसमें आप मतलब ये मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो आप मतलब जो भी GP वाले हैं उनको एक साइड ले लो, और जो अलग एक कोई सीरीज बना रहे हैं उनको आप अलग साइड ले लो, और फिर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके बाद में ऐड कर दो। ठीक है, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है में? सारी चीज़ें क्लियर हैं? जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं यहाँ पे आज आपको SW में दिए हैं वो करिएगा, और मॉड्यूल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। AP तो कंप्लीट हो गया है, AP के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे लगाइए, और GP के जो क्वेश्चंस हैं जितने हो पा रहे हैं इन्फिनाइट GP को छोड़ करके स्टार्टिंग से वो करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है सारी चीज़ें आज की? ठीक है, फिर अगली क्लास में और क्वेश्चन, अभी इन्फिनाइट है इसके बाद। ये यार ये तो आ रहा था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अभी 6:30 से मेरी दूसरी भी क्लास है ये सर। चलो ठीक है, अगली क्लास में ही कराते हैं सारे क्वेश्चन।